जो हमारा लिगेंड है और हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उनके दरमियान जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे जो Z है ना, ये बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम या जो आयन होता है उसका एटॉमिक नंबर है, X उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, N नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं और Y वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक लिगेंड दे रहा होता है। अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम में से जो कोऑर्डिनेशन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो अगर माइनस करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑड आए, ऑड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आंसर ऑड आए तो कंफर्म है कि वहां पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर देखना है तो इसी चैनल पे वो मौजूद है। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरी पे जो कि सिज्विक थ्योरी है आफ्टर वर्नर थ्योरी। ये सिज्विक थ्योरी बेसिकली 1927 में प्रपोज की गई बाय सिज्विक और जो पहली हमारी थ्योरी थी वो आप जानते हो 1893 में वो प्रपोज। तो राउंड अबाउट 34 ईयर्स बाद ये थ्योरी आती है। अच्छा, जो हमारे पास वर्नर थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करती है, जिसमें कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वो और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की उसको हम बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा जो आयोनाइजेशन होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। लेकिन जो मेटल टू सेंट्रल मेटल एटम या आयन टू लिगेंड जो बॉन्ड होता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम का और लिगेंड का जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो एक्सप्लेन नहीं होता। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम वर्नर थ्योरी के बेस पे प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी उनकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे K4FeCN6 है तो वो भी उस बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत चंद कंपाउंड होते हैं कोबाल्ट के और हमारे पास कुछ और हैवी मेटल्स के जिनको हम वर्नर थ्योरी की बेस पे एक्सप्लेन कर पाते हैं। इस थ्योरी में ख़ास बात क्या है, इस थ्योरी में एक तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल आएगा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्यों स्टेबल होगा और कब वो कम स्टेबल होगा, कब वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हम इस चीज़ को समझने में हमें हेल्प आउट करता है। एक और बात, जो हमारे पास लिगेंड टू मेटल एटम बॉन्ड है उस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो ज्योमेट्री है वो निस्बतन बहुत अच्छे से यहाँ पे बेहतर एक्सप्लेन हो पाती है क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस और इस थ्योरी में रह जाएंगी, जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर है, जैसे कलर है और बहुत सारी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे सही से जस्टिफाई नहीं होती। तो इससे मॉडर्न थ्योरीज़ की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम इस थ्योरी को समझेंगे कि ये हमें कितना एक्सप्लेन करती है करके बताती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। सो लेक्चर में आपने टोटल बने रहना है, एंड तक देखना है तो फिर आपको क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले तो देखें जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन ये ना इसके आपको पता है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको चाहिए होते हैं, इसके वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सो या इसके पास d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की जो है वो गुंजाइश होती है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट हम इसको एसिड कहते हैं। तो ये लिविस का क्या हुआ, ये लिविस एसिड होते हैं, सही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा वो लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, जबकि जो हमारा जो लिगेंड होंगे, अब लिगेंड ना कई तरह के होते हैं, मतलब कि इस तरह एक तो मतलब डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हो सकते हैं, तो उस बेस पे हम इनको जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। एक और तरह से ये हो सकता है कि एक लिगेंड जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है उसको मोनोडेंटेट लिगेंड, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही लिगेंड दे रहा है उसको बाइडेंटेट, अगर 3 दे रहा है ट्राइडेंटेट एंड सो ऑन। उन पे हम बाद में बात करेंगे चिलेट्स जब हम स्टडी करेंगे। तो फिलहाल जो हमारा लिगेंड होता है, लिगेंड ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन अजाफी होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ये लिविस बेस होगा, ठीक है। एक चीज़ हमारे पास लिविस एसिड हुई, लिविस एसिड हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, जबकि लिगेंड जो होंगे वो लिविस बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारा लिगेंड है और हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है उनके दरमियान जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। मतलब हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है
वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, लिगेंड उसको दे रहा होगा, तो ऐसा बॉन्ड जो एक ही एटम से या एक ही हमारे पास स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन देने से बनता है, शेयर करने से बनता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा देने से, तो उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे लिगेंड टू मेटल एटम जो है वो बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग जस्टिफाई होगी। लाइक अगर हम एग्जांपल्स लें, जैसे CONH3 यहाँ पे 6 और इस पे ओवरऑल चार्ज +3 है, और इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं CONH3, ये हमने प्रीवियस थ्योरी में, वर्नर थ्योरी में भी एग्जांपल्स ली थी ये वाली। 5 यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दें तो यहाँ पे जो चार्ज है वो +2 है। तो अगर हम इन दो एग्जांपल्स को ही यहाँ पे जस्टिफाई कर लें, इन दो एग्जांपल्स को, तो इनके स्ट्रक्चर किस तरह से हम इलेबोरेट करेंगे ये ज़रा देख लें। देखें, सेंट्रल मेटल हमारा कोबाल्ट एटम है, उसके बाद यहाँ पे अमोनिया, फर्स्ट केस में जो फर्स्ट एग्जांपल है ये वाली, इसमें जो अमोनिया हैं वो बेसिकली 6 जुड़े हुए हैं अमोनिया लिगेंड्स। तो ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल बनेगी। तो आप यहाँ पे देखें, इस तरह से इसको जोड़ेंगे, ये 6 लिगेंड्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो ये इसकी ज्योमेट्री ऑलरेडी हम पहले भी ये बना चुके हैं, और इसके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज आएगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे वो +3 होगा, और ये सारा का सारा चार्ज इस कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम का है। सो यहाँ पे जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो चूंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, तो आप यूं एरो हेड से इसको शो करेंगे टूवर्ड्स दी सेंट्रल मेटल एटम या आयन। बाद में ना यही थ्योरी में हम एक ड्रॉबैक लिखेंगे कि अगर इस तरह कोऑर्डिनेशन हो रही है, बहुत सारे लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो वो चीज़ जस्टिफाई नहीं की थी इस थ्योरी ने। बहरहाल यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बॉन्ड को समझना है। तो दूसरी जो एग्जांपल हमने अभी ली है उसमें भी कोबाल्ट ही है, लेकिन उसमें कितने अमोनिया लिगेंड है जी? टोटल 5, और एक लिगेंड जो है वो, चलो यहाँ पे आप क्लोरीन लगा लो, बाकी 5 जगहों पे आप अमोनिया को शो कर दोगे, ये इस तरह से, ये अमोनिया लिगेंड हो गए। सो यहाँ पे भी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे चार्ज होगा, लेकिन अब वो चार्ज कम होके +2 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिव है। सो यहाँ पे जो चार्ज है वो कम होके +2 बचेगा। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे आप एरो हेड से इनको शो करोगे, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये सेम ही ऑलमोस्ट दोनों बनती हैं, और बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे बताने का सिर्फ आपको मकसद ये था कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है उसको सिज्विक थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। और इसका सबसे बेसिक पॉइंट है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये हमें ज़्यादा फोकस होकर समझना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है EAN रूल। EAN रूल, अब EAN का क्या मतलब है? E से मुराद इफेक्टिव, A से मुराद एटॉमिक, और N से मुराद नंबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। आगे रूल तो लिखा हुआ है, तो EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये थोड़ी सी एग्जांपल जो है वो कैमरे के अंदर नहीं आ रही थी, तो आप इसको दोबारा देख लें। यहाँ पे +2 चार्ज है, बाकी यहाँ पे 6 लिगेंड्स और एक क्लोरीन यहाँ पे अमोनिया की जगह आ चुका है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की। अब देख लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या है, किस तरह से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए, अगर हम इसी एग्जाम्पल को दोबारा लें, यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूँ ये है क्या। बेसिकली हम लिखते हैं Z-X, ठीक है, इंटू +N/Y। अब यहाँ पे जो Z है ना, ये बेसिकली सेंट्रल मेटल एटम या जो आयन होता है उसका एटॉमिक नंबर है, X उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, N नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, और Y वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक लिगेंड दे रहा होता है सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Z हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। और जो हमारे पास X है, ये क्या हुआ फिर? ये उसकी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या फिर जाहिर बात है वो आयन होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, आप सेंट्रल मेटल एटम ही लिख दें इसको। और N जो है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स। और जो हमारे पास Y है यहाँ पे, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय वन लिगेंड। एक लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है वो उसका y है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लें तो स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी एक एग्जांपल लेके हम जस्टिफाई करेंगे। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का मीनिंग क्या है, यानी जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा और उसके साथ जो लिगेंड्स अटैच होंगे वो कलेक्टिवली मिलके उसको इतना स्टेबल बनाएंगे कि वो नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा स्टेबल होगा। आपको पता है नोबल गैसेस में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन वगैरह होती हैं। तो जो हमारे पास नोबल गैसेस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन के करीब हैं वो क्रिप्टॉन से शुरू होंगी 36 से, फिर जीनोन एंड रेडोन, जीनोन का 54 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्रिप्टॉन तो वो 36 है और जीनोन जो है वो हमारे पास 54 है। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन मिला के नियरेस्ट नोबल गैस के जैसे बनते हैं, ऐसा हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल इस चिज्विक थ्योरी में बताता है। देखें लाइक अगर हम इसी की एग्जांपल लें, यहाँ पे कोबाल्ट का अपना एटॉमिक नंबर 27 होता है। सो जी कितना हुआ कोबाल्ट का 27। इसी तरह कोबाल्ट ने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है, तो यहाँ x हम लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इसी तरह यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आप गिने तो 6 हैं, तो इसका मतलब n नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे कितने हुए, 6 हुए। और जो y है यहाँ पे वो एक अमोनिया जो होता है वो एक ही जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाता है। एक अमोनिया लिगेंड एक ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे पाता है। तो यही वजह है हम यहाँ पे कहेंगे जो हमारे पास ये लिगेंड है इसके पास देने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, हर y की वैल्यू कितनी होगी 2। तो अगर आप फार्मूले में पुट करें तो z हमारे पास 27 था, माइनस करके ये 3 और फिर प्लस करके n की वैल्यू 6 मल्टीप्लाइज बाय 2, तो हमारे पास यहाँ पे 24 बना, प्लस करके 12, तो आंसर कितना आया 36, विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन जो नियरेस्ट नोबल गैस है। तो इसका मतलब ये स्टेबल है। अब हम यहाँ पे अगर करें, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के मुताबिक यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 3 की बजाय कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 5 होगा यानी 25, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 37, जो कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं होता। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर हम K4Fe(CN6) की मिसाल लें, यहाँ पे CN6, तो यहाँ पे आप चेक करो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आयरन है, और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम निकालेंगे। आप देखो पोटेशियम की +4 है, तो ये अल्टीमेटली बात है कि यहाँ पे -4 है ताकि वो चार्ज बैलेंस हो जाए। +4 है तो ये -4 है। अब 6 सियानो लिगेंड्स हैं, हर का चार्ज -1 है, तो 6 का कितना होगा, एग्जैक्टली -6 होगा। तो हम -6 में ऐसा क्या ऐड करें कि ओवरऑल चार्ज -4 बने, तो यहाँ पे +2 लिखेंगे। ये देखें +2 मैंने अगर लिखा, +2 में -6 ऐड करेंगे तो -4 ओवरऑल बनेगा। तो इसका मतलब हमारे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो इसमें यहाँ पे हम 2 लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा था, और प्लस करके यहाँ अब देखें हमारे पास लिगेंड टोटल 6 हैं, ये लिगेंड्स नहीं है, तो लिगेंड्स टोटल 6 हैं, हर लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे 24 और प्लस करके ये भी सेम वही बनेगा, यहाँ पे 12, तो आंसर विल बी 36। इसका मतलब ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ पे 3 होता तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती, यहाँ पे -3 बचता, तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जैक्टली 3 होनी थी। तो यहाँ पे अब हमने कितना माइनस करना था, 3, तो आंसर कितना आना था 23। तो इसमें जब हमने ऐड करना था तो 35 आना था। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं कर रहा। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा इसका ना एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम में से जो कोऑर्डिनेशन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो अगर माइनस करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑड आए, ऑड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर है उसमें से जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस करने के बाद अगर आपका आंसर ऑड आए तो कंफर्म है कि वहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं होगा। और अगर यही आंसर यहाँ पे इवन नंबर आ जाए तो फिर मोस्टली ये चांस होता है कि वहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो हो जाए।
तो आई होप कि ये शॉर्ट सा सिज्विक थ्योरी से रिलेटेड और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से रिलेटेड लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। नेक्स्ट मेरे इसी चैप्टर पे जो लेक्चर्स हैं उनका आप इंतज़ार कीजिएगा। इस पर पूरी सीरीज़ बनेगी कोऑर्डिनेशन या डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो ये पूरा चैप्टर है जिसमें मैं आपके टोटल जितने भी लेक्चर्स बनेंगे वो अपलोड कर दूँगा एक एक करके। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।